हेलो एवरीबॉडी, सभी स्टूडेंट्स को मैं एसपी सर बड़े दिल से आपका स्वागत करता हूं और आपको नमस्कार करके आपको इस सीखने की, पढ़ाई की इस यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। टारगेट पीक की तरफ से जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स एंड एमसीक्यूज की जो ये सीरीज स्टार्ट की गई है, वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के खास करके बोर्ड और एंट्रेंस दोनों की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है। इस सीरीज के साथ जुड़ने में मुझे भी बहुत खुशी है। मैं यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट मैं पिछले 15-20 सालों से 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उनको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में मदद करते आ रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं अपना सारा एक्सपीरियंस लगाकर आप सब सुनने वालों के लिए, वीडियो देखने वालों के लिए जितनी हो सके मेरी तरफ से मदद करके आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने के लिए यहाँ पे आज मौजूद हूँ। थोड़ा सा मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने अपना एमबीबीएस कोर्स पूरा किया एएफएमसी से, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, आर्मी का जो मेडिकल कॉलेज है, वहां से मैंने अपना डॉक्टरी का पढ़ाई पूरी कर ली है। मैंने ये इंडिया का सेकंड बेस्ट कॉलेज माना जाता है। आप सबने सुना होगा दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, AIIMS, एम्स, that is considered best place in India for doing MBBS. उसके ठीक पीछे पीछे considered very good in India is AFMC. तो I was very lucky कि कुछ साल पहले मुझे वहां पे एडमिशन मिली और वहां से मैं डॉक्टर बन गया। मैंने कई साल तक एज अ डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस की, पेशेंट्स ट्रीट किए और एट सम पॉइंट मुझे ऐसे लगने लगा कि अब हम खुद तो डॉक्टर बन गए, दूसरे जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको अब हम गाइडेंस देंगे, उनको अब हम पढ़ाएंगे और उनको डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए मदद करेंगे। इस इंटेंशन से, इस मकसद से, विद दिस एम आई स्टार्टेड टीचिंग और पिछले 20 इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ। सो इसका मुझे काफी एक्सपीरियंस है। नीट पहले का AIPMT, अब का नीट, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इसकी पढ़ाई करनी होती है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से मैंने अच्छे तरीके से सीख ली है। इसी एग्जाम को, इसी टाइप के एग्जाम्स को पास करके मैंने अपनी एडमिशंस ली है और यही सब एक्सपीरियंस लेकर मैं आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पर हूँ। थोड़ा और मैं अगर बताऊं तो मैं अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ, ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी, इंटरनेशनल बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को भी। और इन सब अलग अलग बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त जो एक्सपीरियंस आ गया है, इसमें किस बोर्ड में किस टॉपिक को कैसे कवर किया है, कहाँ पे क्या कम है, कहाँ पे क्या ज्यादा है, ये एक्सपीरियंस से अच्छे तरीके से समझ गए हैं और यहाँ पढ़ाते वक्त हम ये सब कुछ एक साथ नॉलेज इकट्ठा करके आपको पढ़ाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, स्टूडेंट्स को मैंने जिनको पढ़ाया है अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए पढ़ाया है। जैसे सारी बोर्ड एग्जाम्स, CBSE बोर्ड एग्जाम्स, HSC बोर्ड एग्जाम्स, ये तो है ही, बट साथ ही साथ पहले का AIPMT जिसको अब हम नीट NEET एग्जाम कहते हैं, वो पहले का CET, MHT CET एग्जामिनेशन, NTS जैसी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस, ओलंपियाड जैसी एग्जामिनेशंस, KVPY फेलोशिप एग्जामिनेशंस, ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें अलग अलग कुछ मोर एंड मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को मदद की है। सो ये भी एक्सपीरियंस मैं साथ में लाऊंगा। और ऐसे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, इन्होंने पिछले सालों में जहां से मैं पढ़ा रहा हूं अलग अलग कॉलेजेस में, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में, साथ ही साथ AFMC, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, CMC, ऑल ऑफ विच आर वेरी गुड ऑल इंडिया लेवल कॉलेजेस। साथ ही साथ महाराष्ट्र में, मुंबई में जो सबसे फेमस कॉलेज माना जाता है, GS मेडिकल कॉलेज, GSMC, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में मैंने पढ़ाए हुए बच्चों को एडमिशंस मिली है। सो
पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ अच्छे तरीके से आपके लिए साथ ले आया हूं। बट इस सब के बावजूद मैं आपको ये कहूंगा कि आप इन लेक्चर्स पे ध्यान दें और इन लेक्चर्स को सीरियसली लेकर पढ़े, नॉट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज मैंने जिनको पढ़ाया उनको अच्छी एडमिशंस मिली है, बट इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हम ये लेक्चर्स कवर करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल यूनिक तरीका है। सो फॉर एग्जाम्पल सारे जो अपने लेक्चर्स होने वाले हैं इनके कुछ मेन फीचर्स हम देखते हैं। सबसे पहले तो लेक्चर्स में एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन हमारी मेन ताकत है। सो कंसेप्ट को इजी करना, सिंपल लैंग्वेज में समझाना, ये हमारा पहला फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है और ये हमारी मेन स्किल, मेन ताकत है। सो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को, मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट्स को हम अच्छे तरीके से समझाते हैं और शॉर्टकट्स भी उसके आपको अवेलेबल करके देते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी गुड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे इस टारगेट सीरीज में हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग सिर्फ बोर्ड या सिर्फ नीट नहीं, बल्कि बोर्ड और नीट दोनों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम भी देनी है और एंट्रेंस एग्जाम भी देनी है। तो सिर्फ एक की पढ़ाई करके फायदा नहीं है, आपको दोनों की पढ़ाई करना जरूरी है। सो पढ़ाते वक्त दोनों को कवर करेंगे और दोनों को एकदम बैलेंस्ड तरीके से करेंगे। ये नहीं कि नीट का ज्यादा और बोर्ड का कम या बोर्ड का ज्यादा और नीट का कम, दोनों का बैलेंस मेंटेन करते हुए आपको पढ़ाई की जाएगी, सो दैट आपके बोर्ड्स में भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाए और आपके नीट के और एंट्रेंस एग्जाम्स के भी रिजल्ट्स अच्छे आ जाए। ये करते हुए हम आपको एग्जैक्ट, प्रिसाइज, वेरी वेरी एक्यूरेट नोट्स देंगे। नोट्स में आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब कवर किए जाएंगे। सो वेरी गुड नोट्स विल आल्सो बी गिवन। ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर देंगे लेकिन लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी देंगे। और फाइनली प्रैक्टिस के लिए एकदम बढ़िया लेवल के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम की जो लेवल होती है उसको मैच करने वाले होंगे। कई बार होता है कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को इंप्रेस करने के लिए बड़े बड़े मुश्किल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जबकि एक्चुअली एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि इतने मुश्किल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो वो वेस्ट हो जाता है, बच्चों के लिए भी बिना वजह से टेंशन हो जाती है। बहुत एक्सेस पढ़ाई करके भी एग्जाम की लेवल अलग होने की वजह से सक्सेस भी जरूरी नहीं कि मिल जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों को न डराने के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चंस ही रखते हैं, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ मुझे सब आता है और बच्चे खुश रहे। बट जब एक्चुअल एग्जाम की बात आती है तो वहां जाके उनको पता चलता है कि ये तो बड़े मुश्किल क्वेश्चंस थे, मुझे ये तो नहीं आया। सो न बहुत इजी न बहुत डिफिकल्ट, आपको एग्जाम की लेवल की मैचिंग एमसीक्यूज देना जरूरी है, जिसके लिए बहुत सालों की एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए इसका एक्सपीरियंस जरूरी है, जो कि हमें पूरी तरह से है और जो हम यहाँ लेकर आ गए हैं। एंड वही एक्सपीरियंस यूज करके हम आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम आपको देते हैं, उसकी टेस्ट देते हैं। सो वो करने से आपको गारंटीड सक्सेस मिल सकती है। इसीलिए ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉमिस कर सकते हैं, एक ये मेरा प्रॉमिस है, मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिख के दिया हुआ है कि माय प्रॉमिस क्या है कि आप ये लेक्चर्स की स्टडीज रेगुलरली करो, नोट्स और एमसीक्यूज की स्टडी रेगुलरली करो, योर सक्सेस इज गारंटीड। ये मेरा प्रॉमिस है। एज अ डॉक्टर एंड एज अ टीचर आई कैन प्रॉमिस माय स्टूडेंट्स कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप रेगुलरली पढ़ते रहो, आपको डेफिनेटली बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली बढ़िया एडमिशन मिल जाएगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ये रही मेरी तरफ से मेरी इंट्रोडक्शन, और ये कोर्स में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ, क्या तरीका रहेगा, लेक्चर्स की क्या फीचर्स रहेगी, ये एक इंट्रोडक्शन थी। ये मेरी बात आपके सामने रखकर मैं ये एक छोटा इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म करता हूँ।
आप सबको आपके करियर में बेस्ट विशेस और यहाँ पे जय हिंद। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इन द शॉर्ट वीडियो बिफोर दिस आई टुक एन इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपने आप की पहचान दे दी और मैंने अपनी तरफ से एक पक्का प्रॉमिस भी दे दिया कि इस टारगेट पीक सीरीज में जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें बढ़िया सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और साथ ही साथ नोट्स एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस की जाएगी। हैविंग सेड दिस, ये कहने के बाद अब हम आते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक के साथ। जो मेन फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी में वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टॉपिक को लेकर एचएससी अपने स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दो चैप्टर्स है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, चैप्टर 2 इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट्स, इसका क्या मतलब है? लोअर प्लांट्स का मतलब है प्लांट्स विच आर फ्रॉम से एल्गे या ब्रायोफाइटा डिवीजन, और ऑल्सो समटाइम्स वी ऑल्सो इंक्लूड फंगाई इन लोअर प्लांट्स। क्या फंगाई एक्चुअली प्लांट्स है? Of course not. 5 kingdom system में fungi are not plants. But when you talk of only 2 kingdoms, तो fungi भी plants में include हो जाते हैं। Same way, lower animals में phylum Porifera, phylum Cnidaria, इनमें sponges, hydra ऐसे organisms, इनकी methods of reproduction ये discuss की जाती है। And sometimes protists like amoeba, paramecium, जो कि actually kingdom protista के members हैं, लेकिन सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है तो इनको भी एनिमल्स के साथ जोड़ देते हैं, तो इनके कुछ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ये भी कवर किए जाते हैं। सो स्टार्टिंग विद मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई लाइक ईस्ट एंड पेनिसिलियम एंड सो ऑन, गोइंग ऑन टू एडवांस्ड प्लांट्स, हायर प्लांट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। सो पूरे प्लांट किंगडम में अलग अलग मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है वो चैप्टर 1 का कंटेंट है। एंड पूरे एनिमल किंगडम में स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग लाइक अमीबा, समथिंग लाइक पैरामीशियम, स्पंजेस, निडेरिया, सो हाइड्रा वगैरह, यहां से लेकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक यहां का कंटेंट अपने सेकंड चैप्टर में है। इन दो चैप्टर्स के बदले एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर आप खोलोगे तो उसमें 4 चैप्टर्स आपको दिखाई देंगे। देयर आर एक्चुअली अ टोटल ऑफ 4 चैप्टर्स। दीज 4 चैप्टर्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, reproduction in organisms, second, reproduction in flowering plants, third, human reproduction, and fourth, reproductive health। तो 4 चैप्टर्स का लिस्ट देखकर कोई ये शायद कह सकता है कि क्या एनसीईआरटी का सिलेबस रिप्रोडक्शन टॉपिक के लिए स्टेट बोर्ड के सिलेबस के दुगना है? इज इट डबल ऑफ दैट? क्योंकि इसमें तो 2 ही चैप्टर्स है, इसमें तो हमें 4 चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो क्या ये डबल है? तो बिल्कुल डबल नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट द सेम, थोड़ा थोड़ा फर्क है। सो इनफैक्ट कुछ कुछ टॉपिक्स स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड टॉपिक में नहीं है, स्टेट बोर्ड चैप्टर्स में नहीं है और एनसीईआरटी में है। इनको मैं डेफिनेटली अलग से सिखाऊंगा, एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करके इसका कवरेज पूरा समझाऊंगा विदाउट एनी डाउट। अब थोड़ा सा इन 2 चैप्टर्स का और इन 4 चैप्टर्स का आपस में कैसे मैचिंग होता है, कैसे किस चैप्टर का कंटेंट किस चैप्टर में दिया है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसको थोड़ा सा हम मूव करते हैं और यहाँ पे ये जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर का जो भी कंटेंट है इसमें एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के डिफरेंसेस क्या है, किसके अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन की तरह ये लिए गए हैं। सो उसके लिए एनसीईआरटी बुक में उन्होंने एक सेपरेट चैप्टर दिया है और इसको डिटेल में कवर किया है। लेकिन यही इंट्रोडक्शन एज वेल एज द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सम ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स डिस्क्राइब्ड इन दिस, ये सब
चैप्टर 1 में थोड़ा सा एंड चैप्टर 2 में थोड़ा सा, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके, थोड़ा यहां शुरू के एक दो पैराग्राफ्स और एक दो पेजेस में इन दोनों चैप्टर्स में ये ज्यादातर कवर हो चुका है। कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली ऐसे हैं जो यहाँ पे थोड़े ज्यादा अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो है वो मैं अपने ये दोनों चैप्टर्स का डिस्कशन में कहीं ना कहीं इंक्लूड करूंगा, या तो वो होने के बाद कहीं पे इसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इसमें है वो डेफिनेटली कवर कर लूंगा। सो इसका तो हमने कवरेज कर लिया। अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जितना भी कंटेंट है ये अपने इस चैप्टर में बिल्कुल सब कुछ है, एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल सब टॉपिक्स, अ फ्यू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बट स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि खास करके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे थोड़े से एक्स्ट्रा है बट अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। इसमें जितना भी सेकंड चैप्टर में कवरेज है वो सब अपने फर्स्ट चैप्टर में वैसे के वैसा कवरेज है। अ फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स है which I promise to cover, so वो मैं याद रखूंगा और डेफिनेटली कवर कर लूंगा। सो इसका भी मैंने हिसाब लगा दिया। अब ये थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो है इन दोनों को कंबाइन करके, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीटली कंबाइंड, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी में सेपरेट चैप्टर है, एक छोटा सा सेपरेट चैप्टर है, बट स्टेट बोर्ड बुक में ये सारा का सारा कंटेंट इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पीछे पीछे कवर किया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सो ये दोनों के दोनों इसमें कंप्लीटली कवर्ड है, नथिंग इज पेंडिंग। सो इसका भी एक्सप्लेनेशन और हिसाब कवर हो गया। सो ये चारों चैप्टर्स जो है इसका कंटेंट अपने दो चैप्टर्स के साथ 85 to 90% मैच करता है, थोड़ा रीअरेंजमेंट अलग है। सो चार चैप्टर्स देख के डरो मत, ऐसे मत सोचो कि एनसीईआरटी में डबल कवरेज है या डबल सिलेबस है। इट इज द सेम थिंग, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अलग है। एंड हम अपने दो चैप्टर्स के हिसाब से ही जाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा इसका एक्स्ट्रा कंटेंट जहां जरूरी है वहां हम एक्स्ट्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो उसके बाद जो फाइनल बचेगा उसको भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हुए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। सो एज आई सेड, आई रिपीट माय प्रॉमिस, यहाँ पे हम स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं ये बात ध्यान में रखते हुए, लेकिन नीट के लिए हमको एनसीईआरटी की प्रिपरेशन जरूरी है ये बात भी ध्यान में रखते हुए सारी टीचिंग की जाएगी, ये प्रॉमिस दोबारा एक बार मैं कहूंगा। विद दैट ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक ट्रेलर, एक इंट्रोडक्शन देखकर हम ये छोटा सा वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो से रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक्चुअल टीचिंग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हेलो एवरीवन। इसके पहले के इंट्रोडक्टरी छोटे छोटे वीडियोस में आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुन लिया, रिप्रोडक्शन एज अ चैप्टर, एज अ टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम एक्चुअल चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, शुरू में इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं। एक है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी क्यों है, क्या बेनिफिट इसकी वजह से आ रहा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, क्या अलग अलग तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। एंड एज यू नो देयर आर मेनी मेथड्स, बट all these many methods can be grouped under two main types, either asexual reproduction or sexual reproduction. तो थर्ड मेन पॉइंट हम कवर करने वाले हैं कि ये जो दो मेन कैटेगरीज ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये आज के इस वीडियो का, इस करंट लेक्चर का मेन हमारा टॉपिक और एजेंडा है। ये तीन मेन पॉइंट्स हम कवर करने जा रहे हैं। अगर इसको आप टेक्स्ट बुक में से कोरिलेट करना चाहोगे तो ये फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अपने एचएससी टेक्स्ट बुक के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के शुरुआत के जो कुछ पार्ट्स है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जहां से चैप्टर शुरू होता है, वहां पे इसका थोड़ा सा डिस्कशन आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा
पैराग्राफ नंबर 1.1 फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पैराग्राफ मतलब पॉइंट 1.1 पैराग्राफ 1.1 एंड 1.2 as well as second chapter के first two main paragraphs 2.1 and 2.2 इनमें कुछ हद तक इसका डिस्कशन है. So some of these things are discussed in the textbook in these particular parts of the textbook. अब ये देखते हुए let us move ahead. So यहां पे हम ये देखते हैं, सबसे पहले हमें कवर करना है importance of reproduction. Now why is reproduction so important? हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो तब हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है. सो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन दिखाई देता है. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है डेथ. All living organisms must die at some point or the other. आज नहीं तो कल मैं भी मरने वाला हूँ, आज नहीं तो कल जो भी पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली जो भी अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, आज नहीं तो कल सबको मरना है. बट एक कुत्ता मर गया या एक इंसान मर गया तो सारे ह्यूमन स्पीशीज या सारे डॉग स्पीशीज खत्म नहीं होते, स्पीशीज कंटिन्यूड रहते हैं. दुनिया पे लाइफ हैज बीन गोइंग ऑन फॉर नियरली 3 बिलियन ईयर्स. तो ये कैसे पॉसिबल है? ऑल्दो ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन, स्पीशीज कंटिन्यू बिकॉज एवरी इंडिविजुअल अंडरगोज रिप्रोडक्शन. एंड रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? एवरी एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग अनदर इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू oneself, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिप्रोडक्शन. यही तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है. सो एक इंसान मर गया तो भी वो मरने से पहले जब रिप्रोड्यूस करेगा तो नए इंसान पैदा हो जाएंगे. डॉग्स रिप्रोड्यूसिंग विल गिव बर्थ टू न्यू डॉग्स. द ओल्ड डॉग्स में डाई बट द न्यू वंस विल ग्रो अप. दे विल रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मोर डॉग्स. एंड सो जनरेशन आफ्टर जनरेशन द स्पीशीज कंटिन्यूज. सो ऑर्गेनिजम्स डाई बट स्पीशीज एंड लाइफ ऑन अर्थ रिमेन कंटिन्यूड. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो लेट्स अंडरलाइन दिस. ऑर्गेनिजम्स डाई, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, बट स्पीशीज यानी कि all the organisms of the same type that we call the species, all the organisms which can mate amongst themselves, breed amongst themselves, those we call as species. Species survive. So individual इंसान मर सकते हैं, लेकिन humans on earth have been around for more than 60-70,000 years and they will continue to be present. So species and life on earth has been around for nearly 3 billion years. Continuously life चलते आ रही है और चलते रहेगी. So ये ensure करने के लिए, so that life remains, so that species remain, उसको technically हम कहते हैं perpetuation of species, continuation of species. इसके लिए reproduction जरूरी है. Only when one individual produces another individual identical to oneself, you will get continuation of the species. So for continuation of species, reproduction is very important. ये एक. इसमें ये याद रखना है कि basically no individual organism lives forever. Some individuals live for only a few months. For example, एक राइस प्लांट है, वो जमीन में राइस की सीड लगाने से धीरे धीरे बारिश के साथ बढ़ता है, 3-4 महीने में बड़ा होता है, उसको नए राइस के दाने आते हैं जो गिर जाएंगे या कट किए जाएंगे एंड उसके बाद ये पौधा मर जाएगा. ये सारा लाइफ साइकिल उसका 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा. सिमिलरली बारिश के साथ बहुत सारे पौधे आते हैं, उनको फूल खिलते हैं, उनपे सीड्स बनती है एंड उसके बाद वो मर जाते हैं. सो लाइफ स्पैन इज समटाइम्स वेरी शॉर्ट, अ फ्यू मंथ्स. कभी कभी वो थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. जैसे ह्यूमंस typically live for 60, 70, 80 years on an average. Same way, there are so many other animals with different lifespans. You will be surprised to know that a parrot, तोता, it has a lifespan of about 140 years. 140 साल की average life होती है parrot की. So they live for many years.
ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग लाइफ स्पैन्स है। ये एनसीईआरटी बुक में एक बढ़िया सा डायग्राम दिया है जिसमें कुछ अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हैं और इनकी लाइफ स्पैन कहीं पे दी है, कहीं पे पूछी गई है। यू मस्ट लर्न दिस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ जो मैंने नोट्स जोड़े हुए हैं, आपको पीक प्रोग्राम में इस लेक्चर के साथ जो नोट्स मिलेंगे उसमें मैंने एक टेबल फॉर्म में कुछ इंडिविजुअल स्पीशीज और उनके कुछ इंडिविजुअल्स के एवरेज या मैक्सिमम लाइफ स्पैन दिए हैं, वो आप जरूर देखना और याद कर लेना। सो ऑल हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन, ऑल इंडिविजुअल्स, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, बट आज नहीं तो कल सबको मरना है। एंड सो कीप दैट इन माइंड। And so, although people individually die, or although organisms individually die, the species as a whole and the life on Earth as a whole continues mainly because of reproduction. So, reproduction is important for continuity of life, for perpetuation and continuation of species. That is one of its most important functions. That is why reproduction is so important. ये बात आप याद रखिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर इसके अलग अलग मेथड्स कौन से हैं? व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? तो वी फाइंड दैट देयर आर मेनी मेनी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे आपने देखा हुआ है अमीबा के बारे में, एक सिंगल अमीबा, इसके दो पीसेस हो सकते हैं एज इट ग्रोज एंड ईच न्यू डॉटर अमीबा कंटिन्यूज इट्स लाइफ। सो एक का दो में split होना, cell dividing into two, that is binary fission. Plasmodium, the organism which causes malaria, इसमें एक ही individual cell के अंदर multiple छोटे छोटे cells बन जाते हैं और ये एक साथ सब split होके बाहर आ जाते हैं। So that is multiple fission, ये भी है। You have also heard of fragmentation, Spirogyra जैसा alga, उसके फिलामेंट्स, इसको थोड़ा मैं कलर व्हाइट कर लेता हूं, दैट विल लुक बेटर, थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखेगा। सो स्पायरोगैरा जैसा फिलामेंटस एल्गा जो है, जिसके सेल्स ऐसे ऐसे है, इसके अगर टुकड़े हो गए बिकॉज ऑफ द वाटर फ्लोइंग और बिकॉज ऑफ फिश ईटिंग, ईच पीस कैन ग्रो इनटू टू न्यू पीसेस। बडिंग इज सीन इन ईस्ट इन विच वन सेल develops a new outgrowth with a new nucleus and little cytoplasm as a new bud. Sponges में gemule formation दिखता है। All of these we are going to have a look at in a little greater detail in a subsequent video. यहाँ मैं सिर्फ इनको briefly mention कर रहा हूँ कुछ examples के तौर पे। अब ये अलग अलग types तो बहुत है, but broadly speaking ये सारे types के दो main categories माने जाते हैं। एक है sexual reproduction और दूसरा है asexual, जिसमें ये सारे अलग अलग types आते हैं। So two main types of reproduction or two main categories of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. अब ये जो दो categories है, इनमें differences क्या है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। So the two main types are sexual, asexual and sexual. How do we find some of the most important differences between them? The most important difference, सबसे अहम, there may be many differences, बट एकदम प्राइम, सबसे बढ़िया डिफरेंस, सबसे रियल मेन डिफरेंस क्या है? तो वो मेन डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड. इट इज व्हाट वी कॉल एज यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल में नंबर ऑफ पेरेंट्स की जब बात होगी तो वी विल फाइंड दैट इट इज यूनिसेक्सुअल, UNISEXUAL, unisexual, whereas sexual reproduction, number of parents is generally two parents are involved. It is not uniparental, it is biparental. So two parents, yeah, biparental. Two parents, biparental लिखते हैं इसको, BIPARENTL, biparental. ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स का या दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स
which we say belong to two opposite sexes usually, एक मेल एंड एक फीमेल. फंगाई वगैरह में कुछ थोड़े एक्सेप्शंस है, बट वो बात अलग है. कॉमनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में one male and one female, two different individuals, two parents are involved and required for sexual reproduction. Asexual में it is only one. Now आगे चल के कुछ और भी डिफरेंसेस हम देख सकते हैं. जैसे asexual reproduction में the type of cell division is usually only mitosis. इसमें meiosis टाइप की सेल डिवीजन नहीं होती. In 11th standard you have studied there are two types of cell division. एक है mitosis, एक है meiosis. Mitosis में number of chromosomes remains same. Meiosis में number of chromosomes becomes half. It is reduction division. So ये एक important difference है. In asexual reproduction only mitosis, mitosis हो रहा है. यहाँ पे there is meiosis also. Mitosis तो होता ही है, but meiosis also is present. यहाँ पे meiosis कभी नहीं होगा. Meiosis is absent. Meiosis नहीं होगा. That is important to remember. अब meiosis में क्यों जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में meiosis क्यों जरूरी है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन is necessary. Gametes are two separate cells, one from male, one from female, which join, which fuse, and that process we call as fertilization. So gamete formation, fertilization, coming together of gametes to form zygote, which develops into new individual. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नेसेसरी हिस्सा है, ये डिफाइनिंग फीचर है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए मायोसिस जरूरी है, क्योंकि दो गैमेट्स फ्यूज होके आपको क्रोमोसोम नंबर दोबारा लाना है, तो दोनों गैमेट्स के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होना जरूरी है, जिसके लिए मायोसिस जरूरी है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट इन्वॉल्व मायोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट्स. That is one very important thing to remember. Now, because in asexual reproduction there is no meiosis and only mitosis, and mitosis cell division में the DNA replication, chromosomes का division एक दोनों cells में one parent cell giving to rise to two daughter cells, ये exact replication होता है, इसमें कोई changes नहीं होते DNA के. इसलिए यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आर ऑलवेज आइडेंटिकल, एक के जैसे दूसरे, एक दूसरे के जैसे, सारे ऑफस्प्रिंग यूनिफॉर्म होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पोटैटो का प्लांट लिया, उसका एक आलू लिया ट्यूबर, उसके अलग अलग बड्स, अलग आईज को निकाल के उनको प्लांट किया, तो जो पौधे बनेंगे उनके सबके जीन्स एक जैसे ही होंगे, सबके क्रोमोसोम्स और प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी. They will all be uniform in their properties. They will all be identical to each other. क्योंकि एक ही पौधे से आपने सिर्फ माइटोसिस से इनका रेप्लिकेशन किया है, मायोसिस नहीं हुआ है. जबकि आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ याद होगा, मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होके जेनेटिक कैरेक्टर्स का थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, थोड़ा सा एक मिक्सचर हो जाता है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑफस्प्रिंग में एक ही इंडिविजुअल की सारी प्रॉपर्टीज नहीं आती है, थोड़ी इस इंडिविजुअल की, थोड़ी इस इंडिविजुअल की. आपने देखा होगा कहीं भी नो बॉय इज एग्जैक्टली लाइक हिज फादर, नो गर्ल इज एग्जैक्टली लाइक हर मदर. थोड़े थोड़े बॉय में या गर्ल में थोड़े मम्मी टाइप फीचर्स, थोड़े डैडी टाइप फीचर्स दोनों आ जाते हैं. सो बिकॉज टू इंडिविजुअल्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, the offspring is not identical to the parents and they're not identical to each other also. दो भाई भी एक जैसे नहीं है, दो बहनें भी एक जैसी नहीं, unless of course they are what we call as identical twins. उसकी कहानी अलग है, that's an exception, but otherwise the brothers sisters do not resemble each other. There is always a difference in all of these. ये बात भी आप याद रखिए. So offsprings, whether they are identical, तो यस, यहां पे दे आर आइडेंटिकल, यहां पे दे आर नॉट आइडेंटिकल. नाउ जनरली वी फाइंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होने से पहले इंडिविजुअल को एक जुवेनाइल फेज कहते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ होना जरूरी होता है.
क्या 4 साल के बच्चे को कभी दूसरा बच्चा पैदा होता है? बिल्कुल नहीं। उसको खुद को कम से कम 16, 17, 18 साल का बड़ा होना है। उसमें एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उसकी ताकत बढ़ती है। Female has to become at least 15, 16, 17 years of age. Then her reproductive process starts and she becomes strong enough to have a child and give birth to a child. Pregnancy को to bear a child और pregnancy को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो ताकत जरूरी है वो आने तक उसको कुछ साल तक बड़ा होना जरूरी है. So sexual reproduction cannot start very early in life. So there has to be a certain waiting time. And so sexual reproduction is usually a more time-taking process. On the other hand, asexual reproduction काफी जल्दी भी हो सकता है. So for example, एक पौधा है छोटा सा, उसके अगर आपने स्टेम के 2-4 टुकड़े किए और वो अलग अलग लगाए मिट्टी में, तो हर एक को नए नए पौधे, नए नए लीव्स आके आपको एक की जगह 4-5 पौधे मिल सकते हैं. इट इज पॉसिबल. वैसे ही ग्रास थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, अपने आप उसके रनर्स शुरू होते हैं और नए ग्रास के पौधे उसके अड़ोस पड़ोस में शुरू हो जाते हैं. सो यू कैन गेट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वाइट अर्ली. जल्दी शुरू हो सकती है और उससे काफी रैपिडली बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मिल सकते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूजुअली थोड़ा टाइम लगता है और यूजुअली बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग उसमें नहीं पैदा होते हैं. ये कुछ डिफरेंसेस हम कह रहे हैं, इससे और भी डिटेल में डिफरेंसेस है और नोट्स में साथ में जो आपको दिए है उसमें इसको डिटेल तरीके से कवर किया गया है. आप जरूर देख लेना, एग्जाम्पल्स के साथ दिया गया है. एक लास्टली हम देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल इनमें से विच इज बेटर. तो ऐसा कुछ नहीं है. हर एक के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस है, कुछ अपने अपने डिसएडवांटेजेस है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एडवांटेज ये है कि देयर इज यूनिफॉर्मिटी. सो if you want same type of roses, तो पेरेंट प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो ठीक पेरेंट प्लांट के जैसे ही गुलाब के फूल देने वाले नए पौधे आपको मिलेंगे. सो जहां यूनिफॉर्मिटी जरूरी है वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मदद करेगा. बट सब सारे ऑफस्प्रिंग अगर यूनिफॉर्म हो गए तो इसमें एक ड्रॉबैक भी है. कोई अगर नया डिजीज आ गया जिसकी वजह से वो प्लांट्स को कोई वायरल डिजीज हो गया जिसकी वजह से प्लांट्स मर रहे हैं, तो सब एकदम यूनिफॉर्म होंगे तो सबकी मौत भी एक साथ हो जाएगी. स्पीशीज डिस्ट्रॉय होने का चांस है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए नए चेंजेस आते हैं जिनको हम टेक्निकली कहते हैं वेरिएशंस. सो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह से आगे चल के एवोल्यूशन भी सपोर्ट होता है और स्पीशीज का सर्वाइवल भी सपोर्ट होता है. कोरोना वायरस जैसा कोई नया वायरस आ गया तो कुछ लोगों को थोड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग उसको रेजिस्ट करेंगे और कुछ लोग मरेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो जिंदा रहेगा. मैनकाइंड एंड ह्यूमंस एज अ स्पीशीज विल सर्वाइव. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशंस होना ये भी इसका एक एडवांटेज है. इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती, ये डिसएडवांटेज है. बट साथ साथ आपको वेरिएशंस मिलने की वजह से एवोल्यूशन पॉसिबल हो जाता है और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इजी हो जाता है. ये उसका एडवांटेज भी है. सो दोनों के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है. कीप दैट इन माइंड. सो इस तरीके से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के कुछ फायदे, नुकसान, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देख लिए. ओवरऑल इस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस देख लिया है. व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट ये भी देख लिया. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस 1. वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ एग्जांपल्स ले लिए. एंड 2 मेन कैटेगरीज ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनको कंपेयर करके इनके डिफरेंसेस हमने स्टडी कर लिए. विद दिस हम इस लेक्चर को यहां पे खत्म कर देते हैं. विद दिस वी विल स्टॉप फॉर टुडे. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. जय हिंद.